कैरवान त्यूनिस शहर से 2 घंटे की ड्राइव पर वाक़ है। शहर की बुनियाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उक़बा बिन नाफ़े ने रखी और ये शुमाली अफ्रीका में मुसलमानों का पहला शहर बन गया। इस मकाम का इंतखाब सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़मान अल-बालूई ने किया था। आप 654 में यहाँ तशरीफ़ लाए और बर्बर कबाइल को दावत इस्लाम दी। ये इलाका मैदानी, गर्म और खुश था। लोगों ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पानी की कमी का शिकवा किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आसा से एक जगह की निशानदही फरमाई, खुदाई हुई और वहां पानी का चश्मा फूट पड़ा। मकामी लोगों का दावा है ये पानी मक्का मुकरमा के जमजम के चश्मे से यहाँ आता है। अबू ज़मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेश मुबारक तराशने की शहादत भी हासिल हुई थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक भी थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल पर वो मुँह मुबारक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कफन में रख दिए गए। आप रज़ी अल्लाह तआला ने बहरहाल अपनी उम्र अजीज इस गर्म और खुश्क मैदान में गुजार दी थी। आप रज़ी अल्लाह तआला के विसाल के बाद ज़ायरीन ने मज़ार के गिर्द इंतहाई वसी और खूबसूरत इमारत तामीर कर दी। लोग आपको सैयदी सुहाब के नाम से याद करते हैं, आपसे इंतहाई अकीदत रखते हैं। त्यूनिस में 12 रबीउल अव्वल जश्न मौलूद के नाम से मनाया जाता है। ये त्यूनिस का सबसे बड़ा मजहबी और सकाफती त्यौहार होता है और इसकी अहम तरीन तकरीब कैरवान में सैयदी साहब के मज़ार पर होती है। लोग इनके मज़ार के गिर्द 7 फेरे तक लगाते हैं, जो जाहिर है बिदअत है। सैयदी साहब का मज़ार बर्बरी और त्यूनिसी फ़न तामीर का अजीम शाहकार है। यह फ़न तामीर शाम से त्यूनिस, त्यूनिस से मराकू और मराकू से स्पेन गया और इसने तामीरात की दुनिया पर हैरान किन असरात छोड़े। मुझे अल्लाह ताला ने शाम, मराकू और स्पेन जाने की बार बार तौफीक दी, लिहाजा मैं इस तर्ज तामीर से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मराकू के ज़्यादातर घर इसी तर्ज पर तामीर होते हैं और ये रियाद कहलाते हैं। सैयदी साहब का मज़ार भी रियाद है। बैरूनी दीवारें पुरानी ईंटों से बनी हैं और इनकी मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान मिट्टी की मोटी तह है। दीवारों पर नीले और सफ़ेद रंग के मोज़ेक हैं और ख़त कूफ़ी से आया तहरीर हैं। दीवारों और छतों पर बर्बर रिवायात की झलक भी दिखाई देती है। सैयदी साहब से ज़रा से फासले पर मस्जिद उक़बा मौजूद है। यह मस्जिद उक़बा बिन नाफ़े ने बनवाई और ये शुमाली अफ्रीका में पहली मस्जिद थी। मस्जिद के सुकून, बाज़ंतीनी महल्लात और इबादत गाहें गिरा कर कैरवान लाए गए। इन्हें कितारों में खड़ा कर दिया गया, इन पर छतें डाली गईं और यूँ मस्जिद मुकम्मल हो गई। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसके तमाम सतून, हियत, रंग और साइज़ में मुख्तलिफ हैं और ये मस्जिद से पहले कलीसाओं और देवी देवताओं के मंदिरों की सपोर्ट होते थे। सतूनों के साइज़ मुख्तलिफ हैं, लिहाजा इन्हें बराबर करने के लिए इनके ऊपर लकड़ी के तख्ते और तने लगा दिए गए। बरामदे बाज़ंतीनी स्टाइल में बनाए गए और ये दूर से आया सोफिया के बरामदों के भाई दिखाई देते हैं। मस्जिद का मेंबर दुनिया का कदीम तरीन इस्लामी मेंबर है। ये 1400 साल से अल्लाह का नामाबर बनकर यहाँ बैठा है। सैन वसी और खूबसूरत है, चारों अतराफ हुजरे हैं। इन हुजरों में 7वीं और 8वीं ईस्वी में मदरसा कायम था और यहाँ मुसाफिर भी ठहरते थे। सैन के फर्श पर सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है। मार्बल तालाब की तरह थोड़ा थोड़ा झुककर सेंटर के एक नुक्ते पर इकट्ठा हो जाता है। सैन के वस्त में पानी जमा करने के लिए एक दिलचस्प निज़ाम बनाया गया है। कैरवान में कुदरती पानी न होने के बराबर था, लिहाजा मस्जिद के मेमारों ने सहन में ज़ेरे ज़मीन तालाब बनाया। बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया, इसे फिल्टर करने का सिस्टम ईजाद किया और फिर कुएं के डोलों के जरिए पानी तालाब से बाहर लाकर नमाजियों के लिए वुजू का बंदोबस्त कर दिया गया। मस्जिद का मीनार शामी मीनारों की तरह चौकोर और नुकीला है और ये माजी में शहर के लिए वाच टावर का काम भी करता था और ये भी बाज़ंतीनी इमारतों के पत्थरों से बनाया गया। पत्थरों पर कदीम तहरीरें तक दिखाई देती हैं। मस्जिद के बैरूनी गेट और दीवारें खूबसूरत और हैबत हैं। मस्जिद के बैरूनी गेट और दीवारें खूबसूरत और पुरहैबत हैं। ये चंद सेकंड में देखने वालों के दिलों में उतर जाती हैं। कैरवान का मदीना छोटा लेकिन खूबसूरत है। हमें वहाँ एक कदीम कुआं देखने का इत्तेफाक हुआ। कुआं बैरे बरूता कहलाता है और ये 796 में तमीर हुआ। एक पथरीली इमारत में है, आज भी वर्किंग कंडीशन में है और इससे ऊँट के जरिए पानी निकाला जाता है। लोग इस पानी को भी आब शिफा समझते हैं और इनका दावा है कि आप अगर पानी एक बार पी लें तो आप दोबारा कैरवान ज़रूर आते हैं। मैंने एक घूंट पानी पीकर मुस्तकबिल में कैरवान में एक रात गुजारने की बुकिंग करा ली। कैरवान में भी सईदी बू सईद की तरह सफ़ेद और नीला रंग हावी है। घरों की दीवारें सफ़ेद और खिड़कियाँ नीली हैं और ये सहराई हवा के साथ बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। कैरवान माजी में आज के मुकाबले में ज़्यादा गर्म और खुश्क होता था। ज़ेर ज़मीन पानी बहुत नीचे था, चुनांचे मुसलमानों ने पानी की कमी दूर करने और ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल बढ़ाने के लिए एक दिलचस्प तकनीक इस्तेमाल की। उन्होंने शहर से दूर पहाड़ों के दामन में पानी के दर्जनों चैनल बनाए। ये बारिश और नदियों का पानी इन चैनल्स के जरिए कैरवान ले आए, लेकिन क्योंकि शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा होता था और पानी चंद दिन में बुखारात बनकर उड़ जाता था, मुसलमानों ने इसका भी एक दिलचस्प हल निकाला। उन्होंने शहर के साथ बड़े बड़े 40 तालाब बना दिए। बारिश और नदियों का पानी इन तालाबों में जमा होने लगा। इस जमाशुदा पानी से शहर का वाटर लेवल भी बुलंद हो गया और शहर के लिए हर मौसम में पानी भी दस्तयाब होने लगा। पानी का यह सिस्टम नोरिया कहलाता है और मुसलमान ये शाम से कैरवान लेकर आए थे। ये तालाब वक्त बुध हो चुके हैं, लेकिन इनमें से 2 आज भी मौजूद हैं और इस वक्त आलमी विरसा में हैं। हम वहाँ भी गए और ये तकनीक देखकर बड़ी देर तक कैरवान के मुसलमानों की तारीफ करते रहे। कैरवान का एक कमाल जामिअतुज़ ज़ैतूना भी था।
مسلمانوں نے 7ویں صدی میں کیروان میں زیتون مسجد بنائی اور اس میں قرآن، فقہ اور فلسفہ کی کلاسز شروع کر دیں۔ یہ کلاسز شروع میں صرف اعلیٰ خاندان کے بچوں کے لیے تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کا دائرہ پھیلتا چلا گیا اور درسگاہ کے دروازے ہر اہل طالب کے لیے کھل گئے۔ دنیا کے نامور مورخ اور سوشل ریفارمز ابن خلدون اسی یونیورسٹی کے طالب علم اور پھر معلم تھے۔ ان کا بچپن اور جوانی کیروان شہر میں گزری تھی۔ یہ بعد ازاں مراکو کے شہر فاس شفٹ ہو گئے، سلطان کا قرب حاصل کیا اور شاہی خاندان کے اتالیق ہو گئے۔ یہ فاس شہر کی قدیم یونیورسٹی القروین میں بھی پڑھاتے رہے۔ استاد نے فاس شہر ہی میں اپنی مارکۃ الآراء کتاب تاریخ ابن خلدون لکھنا شروع کی۔ مجھے فاس میں ابن خلدون کے اس گھر میں چند لمحے گزارنے کا اتفاق ہوا جہاں انہوں نے مقدمہ تحریر کی تھی۔ وہ اپنی سیلانی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر فاس سے قاہرہ اور پھر شام پہنچ گئے۔ حلب کے بادشاہ کے دربار میں رسائی ہوئی اور وہ سارا دن بادشاہ اور شہزادوں کو تاریخی واقعات سناتے رہتے تھے۔ استاد کی موجودگی میں امیر تیمور نے حلب پر حملہ کر دیا۔ کھوپڑیوں کے مینار بنانا اور شہر کے شہر جلا دینا امیر تیمور کا مشغلہ تھا۔ وہ دنیا میں صرف علماء کرام اور فنکاروں کی عزت کرتا تھا۔ حلب کے لوگ امیر تیمور کی سعادت سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے ابن خلدون کی منت کی، اسے قائل کیا اور پناہ کی درخواست کے ساتھ اسے ٹوکری میں رکھ کر قلعے کی دیوار سے نیچے اتار دیا۔ امیر تیمور ابن خلدون کے نام سے واقف تھا، اس نے اسے فوراً بلا لیا۔ ابن خلدون نے امیر کا ہاتھ چوما اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ امیر اس خوشامد سے متاثر ہوا اور ابن خلدون کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ استاد نے حلب اور حلب کے شہریوں پر لعنت بھیجی اور باقی زندگی امیر تیمور کے لیے وقف کر دی۔ امیر نے اسے مغربی ممالک شمالی افریقہ کی تاریخ لکھنے کا حکم دیا۔ یہ امیر سے اجازت لے کر قاہرہ گیا، 6 برس قاہرہ میں گزارے اور 1406 میں 73 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس کی زندگی کے آخری ایام قسم پرسی اور جیلوں میں گزرے، تاہم وہ جیسے تیسے اپنی کتاب کا 6واں حصہ مکمل کر گیا۔ اس کا مزار قاہرہ میں تھا، لیکن یہ مزار 20ویں صدی میں سڑک کی توسیع کا لقمہ بن گیا۔ میں 6 سال قبل اس کی قبر تلاش کرتے کرتے سڑک کے اس کنارے تک پہنچ گیا جہاں وہ اس وقت آسودہ سڑک ہے اور اس کی جسد خاکی کے اوپر سے روزانہ سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک عظیم مسلمان اسکالر تھا۔ اس کا بچپن کیروان اور زیتونہ یونیورسٹی میں گزرا تھا۔ زیتونہ یونیورسٹی کی لائبریری ایک وقت میں پورے عالم اسلام کی سب سے بڑی لائبریری ہوتی تھی۔ نیشیا پور سے غرناطہ تک کے طالب علم اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے یہاں آتے تھے، مگر بدقسمتی سے یہ لائبریری 16ویں صدی میں اسپینش حملہ آوروں کی نظر ہو گئی۔ تاہم زیتونہ مسجد اور یونیورسٹی آج بھی کیروان میں موجود ہے اور یہ یہاں سے گزرنے والے ہر شخص کے مسلمانوں کے تابناک ماضی کی سند دیتی رہتی ہیں۔ میں ابن خلدون کا فین ہوں، لہذا میں نے زیتونہ مسجد کی دیواروں پر ہاتھ پھیرا، اس ہاتھ کو چوما اور آگے روانہ ہو گیا۔ کیروان اپنی تاریخ، اپنے تابناک ماضی اور اپنے سفید اور نیلے رنگوں کے ساتھ ہمارے قدموں میں بچھا ہوا تھا۔